गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 22 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, वो रहने वाला है एजिटेशन बाय द लॉयर्स। तो गुजरात में और तेलंगाना के अंदर कुछ लॉयर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है थोड़ा सा आपको बताऊंगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाली गई है राजीव गांधी हत्याकांड में, यानी कि जिन्होंने राजीव गांधी जी को मारा था उनको अभी छोड़ा गया है। आपको पता ही है तमिलनाडु के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हाँ भरी है। तो उसके अगेंस्ट में कांग्रेस गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस जो है एक रिव्यू पिटीशन डाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो रिव्यू पिटीशन क्या होता है आपको बताऊंगा। साउंडिंग रॉकेट बाय द इसरो एक छोटा सा टॉपिक है, साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ेंगे। हालांकि रिपीटेड सा है बट काफी समय पहले हम लोगों ने इसको किया था। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी एक अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक होने वाला है ये, इसको थोड़ा सब जानेंगे। उसके अलावा जो ई कॉमर्स कंपनीज जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह होती हैं, यहाँ पे जो रिव्यूज दिए जाते हैं उसके बारे में गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेके आई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आपको BIS सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा जो कि इंडिया में स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। उसके अलावा राम सेतु प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। राम सेतु प्रोजेक्ट क्या है, कब शुरू हुआ था, इसके चैलेंजेस कौन कौन से हैं और इसको प्रोटेक्ट करने की क्यों रिक्वायरमेंट है। बेसिकली आज का एडिटोरियल सेक्शन है, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो चीज़ आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अपनी अटेंडेंस भी दे दिया करो नीचे यार। कि हाय हेलो राम नमस्ते नमस्ते सलाम कुछ ना कुछ कर दिया करो ताकि पता चले मुझे कौन से स्टूडेंट हैं हमारे जो रेगुलर एनालिसिस देखते हैं। क्योंकि एनालिसिस देखने का फायदा तभी है जब इसको रेगुलर देखते हो। तो 3-4 महीने बाद अगर कंटिन्यूसली देख लेते हो ना एनालिसिस, तो आपको मोस्टली चीजें रिपीटेड लगने लगती हैं और आपकी काफी चीजों के ऊपर कमांड हो जाती है। तो इसलिए कंटिन्यूस देखा करें। शुरू में थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन बाद में ईजी लगेगा। और जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स के लिए बार बार पूछते रहते हैं उनको बताते चलते हैं कि जनवरी में हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। आप हमारी वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट आपको मैं सुबह आपको पढ़ाता हूँ इस डॉक्यूमेंट से, ये भी आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाता है। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। तो बेसिकली इशू आता है आपका तेलंगाना से और गुजरात से इशू आता है। तो गुजरात के हाई कोर्ट की लॉयर्स की जो एसोसिएशन है और तेलंगाना के हाई कोर्ट लॉयर्स की जो एसोसिएशन है वो भैया प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट से और तेलंगाना हाई कोर्ट से कुछ जजेस को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ये जजेस का नाम क्या है, क्यों ट्रांसफर किया गया है, वो ज्यादा जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके अगेंस्ट में गुजरात और तेलंगाना के लॉयर्स जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। तो एक रेड्डी सर हैं, मतलब ही वॉज अ जस्टिस जज, तेलंगाना में उनको किया गया है और गुजरात से भी जो है 2 लोगों को किया गया है पटना हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर। अब आपको पता है कि ट्रांसफर कैसे किया जाता है। ट्रांसफर करने के लिए तरीका होता है जिसे हम लोग कोलेजियम सिस्टम कहते हैं ना। कोलेजियम के अंदर क्या होता है, सुप्रीम को हमारे CJI होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाम को रिकमेंड करते हैं, जिनको भी ट्रांसफर करना है, प्रमोट करना है, जो भी करना है। तो वो नाम रिकमेंड करके ना गवर्नमेंट के पास आता है, फिर गवर्नमेंट उस नाम को क्लियर करती है ना। और फिर गवर्नमेंट क्लियर करने के बाद वो नाम प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, या ट्रांसफर जो ऑर्डर होते हैं उस पर सिग्नेचर होते हैं प्रेसिडेंट के। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो अभी हुआ क्या है कि कॉलेजियम सिस्टम ने उन नामों को रिकमेंड किया है, अभी ट्रांसफर नहीं किया है, सिर्फ रिकमेंड किया है। और रिकमेंड करते ही जो गुजरात और तेलंगाना के जो लॉयर्स हैं वो भैया सड़कों पे आ गए हैं, उन्होंने काम धंधा बंद कर दिया है। तो हमारे जो CJI हैं चंद्रचूड़ जी, उनसे मिले, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपके कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाएगा, आप चिंता मत करें। और वो सारी चीजें बेसिकली उन्होंने कहा कि भैया आप काम पे जरूर आइए, काम बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर लॉयर्स भी काम नहीं करेंगे तो भैया लोगों को जस्टिस कैसे मिलेगा, है ना। जस्टिस डिलीवरी के अंदर लॉयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तो आपकी जर्नी हो गई पूरा कोलेजियम की 1970 से फिर 1998 में जो 3rd जज केस आया था वहां तक की पूरी जर्नी है। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पहले पता है। बट आप ये भी सोच रहे होंगे कि जजेस के ट्रांसफर ही तो हुआ है, इसमें दिक्कत क्या है, ट्रांसफर होने में दिक्कत क्या होती है। देखिए, यूजुअली क्या होता है, जो जज होते हैं, ठीक है, जिस भी स्टेट के वो हाई कोर्ट में होते हैं, यूजुअली अपनी लाइफ लॉन्ग वहां पे रहते हैं। कई बार कोई जज जब अच्छा काम नहीं करता है तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी दूसरे, एक तरह से आप ये समझ लो को एक ये कन्वेंशन चली आ रही है और ये थॉट भी है लोगों का कि जज को ट्रांसफर किया जाता है और क्योंकि उसको पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है, इसे जो है पनिशमेंट ट्रांसफर भी कहते हैं, प्यूनिटिव ट्रांसफर भी कहते हैं। जज के ट्रांसफर मतलब जज को पनिश किया जाना।
क्यों? क्योंकि कोई भी जज नहीं चाहता है कि वो एक स्टेट के हाई कोर्ट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में जाए। हाँ, अगर वो जाएगा भी तो कम से कम प्रमोशन तो होनी चाहिए ना, कि अगर गुजरात के हाई कोर्ट के जज जा रहे हैं पटना में तो कम से कम पटना में चीफ जस्टिस बनेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन आप एज अ जज दूसरे को वहां पे भेज रहे हो तो इसका मतलब आपको पनिशमेंट दी जा रही है, क्योंकि जज को आप निकाल तो सकते नहीं। तो कई बार जजेस को जैसे मान लो गुवाहाटी में दे दिया या झारखंड में हाई कोर्ट में डाल के वहां पे डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये गुजरात और तेलंगाना के लॉयर्स का ये कहना है कि जिन जजेस को रिकमेंडेशन किया गया है ना, वो बहुत ही अच्छे जज हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं और बिना किसी डर के वो काम करते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत जबरदस्त रहा है। तो ऐसे जजेस को अगर आप हमारे हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर रहे हो तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जजेस का ट्रांसफर इज लाइक अ पनिशमेंट टू दोज जजेस। ठीक है, ये पूरा मामला है। हालांकि कानून ये कहता है कि भाई जब जजेस का ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें क्या रहता है कि वो जो जिस जज को आप ट्रांसफर कर रहे हो उससे भी जो है परमिशन लेनी पड़ती है, बट वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, वो जाना चाहे या ना जाना चाहे, हालांकि बाद में सारा मामला कॉलेजियम के पास ही आता है, बट उनसे एक बार रिकमेंडेशन ली जाती है और कोई भी जज नहीं चाहता यार कि वो एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाए। तो ये पूरा मामला यहाँ पे बनता है। बाकी छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई भी ऐसा हमें कोई भाई यहाँ पे कोई हम लोगों ने क्लैट का एग्जाम तो देना नहीं है, यूपीएससी का पर्सपेक्टिव से हल्की हल्की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भैया कांग्रेस टू फाइल रिव्यू प्ली या पिटीशन भी कह सकते हो, ऑन राजीव गांधी कन्विक्ट्स रिलीज। तो राजीव गांधी हत्याकांड में राजीव गांधी जी को जिन्होंने मारा था, वो जो कन्विक्ट थे, ठीक है, जिनको पहले 26 लोग थे वहां भी, आपको अच्छे से पता ही है। 26 लोगों में से 19 लोगों को तो पहले ही छोड़ दिया गया था। 7 लोग ऐसे थे जो उनको डेथ सेंटेंस मिला हुआ था, उनकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर कन्वर्ट किया गया था। इन 7 में से एक परिवलन जिनका नाम था, उनको तो अभी मई के महीने में छोड़ दिया था। 6 लोगों को अभी छोड़ दिया गया है। बेसिकली तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने गवर्नर को जो है ये बोला कि आप इनको इनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इनको फ्री कर दीजिए, पार्डन कर दीजिए एक तरह से। ठीक है, तो उनको रिलीज कर दिया गया। वो इशू आपको बहुत अच्छे से पता है, वो मामला फिर प्रेसिडेंट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीज कर दिया है। तो अब भैया कांग्रेस की गवर्नमेंट जो उसमें गुस्से में है, कई सारे लोगों ने बयान दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने को नहीं करना चाहिए था। तो उसी के लिए अभी कांग्रेस के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। अब ये रिव्यू पिटीशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आर्टिकल, देखिए यार कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बैठे हुए हैं वो भी तो इंसान होते ही है ना, वो भी तो इंसान होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी गलती हो सकती है कभी कभार। तो आर्टिकल 37 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि भैया अपनी गलती सुधारने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसके डिसीजन से गलती हो गई है तो अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 137 कहता है। उसके अलावा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 भी है जो ये कहता है कि वो जो रिव्यू पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में डाली जाती है, अगेंस्ट नहीं होता है वो, बेसिकली उसको रिव्यू करने की बात होती है कि माई बाप इसको प्लीज एक बार दोबारा से रिकंसिडर कर लीजिए। तो वो ये कहता है कि रिव्यू पिटीशन 30 डेज के अंदर होनी चाहिए और रिव्यू पिटीशन को वही बेंच सुनेगी जिस बेंच ने पहले वाला डिसीजन दिया था। उसके लिए कोई अलग से बेंच नहीं बनाई जाती है, अलग से जजेस नहीं होते हैं, वही जजेस होते हैं जो पहले होते थे। एक चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जब रिव्यू पिटीशन डाली जाती है तो यहां पे केस की हियरिंग नहीं होती है, जैसे जैसे अपील में होती है, जैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है हियरिंग होती है, यहाँ पे कोई हियरिंग नहीं होती है। जस्ट उसको कंसीडर किया जाता है एक बार कि शायद हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, और ये कोई हर केस में नहीं होता है। रिव्यू पिटीशन वन ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है। लाखों रिव्यूज में से किसी एक आधी रिव्यू को एक्सेप्ट किया जाता है। तो पहली बात तो ये है देखना कि इसको रिव्यू एक्सेप्ट करेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के करेगा भी नहीं, ये भी बड़ी देखने वाली बात है। मुझे लगता है एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 3 ग्राउंड ऐसे हैं जिनके बेसिस पे रिव्यू पिटीशन को देखा जा सकता है। पहली बात, हो सकता है ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो या ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस हो जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उस समय ये एविडेंस सामने नहीं आया था। हो सकता है कोई नया एविडेंस नॉलेज में आ गया हो, ठीक है, जिसकी वजह से पिटिशनर चाहता है कि उस डिसीजन को रिव्यू किया जाए। हो सकता है कोई नया एविडेंस आ गया हो, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, राइट।
ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात, अगर ऐसा लगता है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसके डिसीजन में कुछ एरर हुई है, अगर उनको लगता है, ये पूरा जजेस का डिस्क्रिप्शन होता है, कोई ऐसा कानून वानून यहाँ पे है नहीं, कोई ऐसी हार्ड गाइडलाइंस यहाँ पे नहीं होती हैं, वो वाली बात। तीसरी बात, अगर उनको ये लगता है कि भाई कोई और ग्राउंड हो इन दोनों के अलावा, कुछ और भी हो सकता है ना, छोटी मोटी चीजें, तो ये 3 ग्राउंड बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डाले हैं जिसके केस में रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है। जैसे मान लो कोई किसी को अगर मान लो कैपिटल पनिशमेंट मिल जाता है, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट पहली बात तो बहुत सोच समझ के ही दिया जाता है ना, ऐसे तो नहीं दिया जा सकता, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में पहले ही दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट हर चीज को ध्यान देता है जब किसी को कैपिटल पनिशमेंट सुनाया जाता है। अब कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में जो है रिव्यू पिटीशन डाली जाती है कई बार, मोस्टली केसेस में यह रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी चीजें कर रखी हैं वहां पे। बट रिव्यू पिटीशन के अलावा एक और पिटीशन भी होती है जिसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। ये भी बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही होती है। तो रिव्यू पिटीशन को दोबारा से रिव्यू करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन भी होती है, अब बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होती है। बट सुप्रीम कोर्ट ने यूं ये नो कि यार कैपिटल पनिशमेंट मान लो किसी को दे भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस आदमी की तो बेचारे की लाइफ चली गई ना, उसको तो सजा मिल गई, फांसी पे लटक गया, अब उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि किसी को फांसी पे लटकाने से पहले सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोइट किया जाए। तो ये रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, उसके बाद जो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन आती है, वो सब उसी के लिए है कि एक मतलब 0.0000001% भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को फांसी देने के लिए। तो उन डाउट को क्लियर करने के लिए बेसिकली रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, मर्सी पिटीशन डाली जाती है, क्योंकि एक बार किसी के साथ इनजस्टिस हो गया ना तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। किसी की अगर कोई फांसी पे लटक गया ना, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो हमारा कानून तो यही कहता है ना, हमारा कानून ये कहता है कि चाहे लाख गुनहगार छूट जाएं चलेगा, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये कहता है एक भी इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे कितने ही गुनहगार छूट जाएं, क्योंकि गुनहगार को तो वापस पकड़ सकते हो ना, राइट, उसके लिए तो कानून है हमारे पास, पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। लेकिन किसी इनोसेंट को एक बार अगर सजा मिल गई ना, उस इनजस्टिस को आप वापस नहीं ला सकते। किसी ने अगर मान लो 2 साल 4 साल जेल में बिता लिए और वो इनोसेंट है, किसी को फांसी सजा दे दी आपने, इनोसेंट है, तो ये पूरे जस्टिस सिस्टम के ऊपर दाग लग जाता है ना। अगर कोई गुनहगार छूट जाता है तो उसको आप दोबारा से पकड़ सकते हो, उसके लिए पूरा प्रोसेस है हमारे पास, राइट। तो ये इसी के फिलॉसफी के ऊपर बेसिकली ये रिव्यू पिटीशन, मर्सी पिटीशन वो सब डाली गई है। चलिए, इसरो टू अटेम्प्ट 200th सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द साउंडिंग रॉकेट इन अ रो। ठीक है, तो भैया 200th होने वाला है, ठीक है, और ये बड़ी बात है। कहां से करेंगे? थुम्बा से करेंगे। थोड़ा आपको पूरा मामला बताऊंगा आपको क्या है। देखिए, पहले आप ये देख लीजिए कि इसका नाम क्या है, रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट। यूजुअली हर वीक या सेकंड वीक जो है एक रोहिणी रॉकेट छोड़ा जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर बाय इसरो, और ये साउंडिंग रॉकेट है। ये वो वाले रॉकेट नहीं है कि भाई जिससे सैटेलाइट को सेटअप किया जाता है ऑर्बिट के अंदर, नहीं, ये अलग वाले होते हैं, इन्हें साउंडिंग रॉकेट कहते हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताता चलता हूँ। देखिए, पहले तो आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए, थुम्बा की लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर पास होता है। तो थुम्बा जगह को इसीलिए सिलेक्ट किया गया बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये वैसे भी इक्वेटर के पास में भी है। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे क्या फायदा होता है? इससे कई सारे फायदे होते हैं। पहली बात तो हमें ये पता है कि हमारी अर्थ जो है वो इक्वेटर पे सबसे फास्टेस्ट रोटेट करती है, ठीक है, और पोल के ऊपर स्लोएस्ट रोटेट करती है। तो जब आप रॉकेट को यहाँ से छोड़ते हो, ठीक है, ऐसे ईस्ट की साइड में, आपको पता है कि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है, तो उस रॉकेट को थोड़ा सा पुश मिल जाता है, उससे थोड़ा सा एनर्जी सेविंग हो जाता है, इसीलिए जो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो एक तो रीजन यहाँ पे बेसिकली हो गया। तो ये साउंडिंग रॉकेट जो है नॉर्मल रॉकेट से कैसे अलग होते हैं? देखिए, साउंडिंग रॉकेट एक तो काफी छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होने की वजह से साउंडिंग रॉकेट हायर ऑर्बिट में नहीं जा पाते, और उनका वो पर्पस भी नहीं है। साउंडिंग रॉकेट का पर्पस जो है किसी रॉकेट को सैटेलाइट को लॉन्च करना सच नहीं होता है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए होते हैं, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए होते हैं। और ये 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इसके अंदर होता है, यानी कि जो फ्यूल होता है वो सॉलिड स्टेज में होता है, 2 स्टेज में होता है, और ये एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए अपर एटमॉस्फेयर में
रिलीज किए जाते हैं। अपर एटमॉस्फेयर समझ रहे हो, जैसे 150 से लेके 200 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूं, यहां तक छोड़े जाते हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट की टेस्टिंग करने के लिए भेजा जाता है। जैसे आप मान कर चलो, जैसे गगनयान 2 है, अब मान लो गगनयान 2 को में कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसरो ने नया बनाया है या उसको सेटअप करने वाले हैं, तो भैया उससे पहले एक्सपेरिमेंट तो करोगे ना कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, और अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाके उसकी टेस्टिंग करोगे। अब लेबोरेटरी के अंदर तो प्रॉपर नहीं कर सकते हो, तो उस केस में साउंडिंग रॉकेट क्या करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को ऊपर लेके जाता है, उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसको टेस्ट किया जाता है बेसिकली। तो ये, और कई बार जैसे हमारे एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए एटमॉस्फेयर का प्रेशर, उसका टेम्परेचर ना, वो सब करने के लिए साउंडिंग रॉकेट से कुछ ऑब्जर्वेटरी इंस्ट्रूमेंट भी ऊपर भेजे जाते हैं, ठीक है। और ये काफी अफोर्डेबल होता है क्योंकि ये वापस अर्थ के ऊपर आ जाते हैं, हमेशा वहां नहीं रहते हैं, कुछ दिन वहां पे स्टडी करने के बाद जब इनका फ्यूल वगैरह खत्म हो जाता है तो वापस हमारे एटमॉस्फेयर में अंदर आ जाते हैं, तो पैराशूट वगैरह से लैंड करते हैं और इसको हम लोग दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो ये काफी किफायती सस्ती टेक्नोलॉजी है और इसको करने के लिए, ठीक है। तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट से पहली बार हम लोगों ने 1963 में लॉन्च किया था इसरो ने, और शुरुआत में जब हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था तो हम लोगों ने रशिया से और फ्रांस से जो है इन रॉकेट्स को मंगवाया था, बट फिर फाइनली 1965 में हम लोगों ने पहला इंडिया का इंडिजेनस जो है वहां से रॉकेट को लॉन्च किया था, जिसके कहा जाता है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम। तो अब तब से लेके रोहिणी 1, रोहिणी 24, रोहिणी 100, रोहिणी 150, तो रोहिणी के नाम से है। तो अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकेट्स आर साउंडिंग रॉकेट्स, तो उसमें रोहिणी का नाम लेते ही क्लिक मार देना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार 1963 में केरला से हम लोगों ने इसको किया था, ठीक है। और साइकिल पे लेके गए थे, अगर आप किसी पिक्चर्स देखोगे इंटरनेट पे, साइकिल से लेके गए थे भैया, तो वो शुरुआत थी। और देखिए आज हम लोग वर्ल्ड लीडर बन गए हैं ऑलमोस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी में। कहाँ साइकिल से लेके जाते थे हम लोग रॉकेट्स को, है ना, बैलगाड़ी में लेके गए थे हम लोग शुरुआत में रॉकेट्स को। तो वो एक समय था, समय बदल गया है, सबका समय बदल जाता है, देश का समय भी बदल गया, हमारा समय भी बदलेगा कभी ना कभी। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों टॉपिक आता है, कहता है सेंटर सेट्स स्टैंडर्ड फॉर द ई कॉमर्स रिव्यूज। देखा आपने भी कई बार इस चीज की गलतियां करी होंगी, हम लोग सभी करते हैं ना। आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है मान लो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जाके उसके रिव्यू पढ़ते हो, है ना। रिव्यू अगर अच्छे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो, रिव्यू अगर खराब है आप उसको परचेज नहीं करते। Amazon, फ्लिपकार्ट, जहां भी जाओगे शॉपिंग करने के लिए तो सबसे पहले रिव्यू पढ़ते हो। जोमेटो वगैरह पे आप रिव्यू पढ़ते हो, अच्छे रिव्यू हैं, लेकिन ये रिव्यू हमेशा ट्रू नहीं होते हैं। ये रिव्यू हमेशा रियल कस्टमर्स के द्वारा नहीं दिए गए होते हैं। बहुत बार मैक्सिमम टाइम्स ये रिव्यू एक्चुअली फेक होते हैं, फेक होते हैं। टर्की में, मेंडोला में, इस्टोनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां से रिव्यू परचेज किए जाते हैं। आप उनको पैसा पे करते हो, वो आपकी वेबसाइट पे ऐसे रिव्यू देंगे, उनको देख के लगेगा ये तो बिल्कुल रियल रिव्यू है। उनका नाम भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो रिव्यू भी बिल्कुल सिंपल सी भाषा में करते हैं, तो जिससे हमें हमें क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये तो कंज्यूमर के अगेंस्ट, वेलफेयर के अगेंस्ट में चला गया ना। तो उसके लिए क्या किया है भैया, अभी मिनिस्ट्री कॉमर्स कंज्यूमर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक जुगाड़ लगाया है और इन्होंने कहा है कि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है अगर वो फेक रिव्यू करते हुए पकड़ी गई तो भैया उनकी खैर नहीं। मतलब उन्होंने ये कहा है कि देखिए ये तो सबको पता है कि हर कंपनी फेक रिव्यू करती है, तो हर महीने इन कंपनीज को बताना पड़ेगा सरकार को कि आपने कितने फेक रिव्यू किए हैं, कितने नहीं किए हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको सरकार को देनी पड़ेगी और कंज्यूमर को भी देनी पड़ेगी, ताकि कंज्यूमर को पता चल जाए कि कितने रिव्यू फेक हैं, कितने रिव्यू रियल हैं। अभी तो आपको नहीं पता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने बेसिकली ऐसा किया है, और ये पूरा जो मैकेनिज्म सेट किया गया है वो किया गया है BIS के अंडर में। BIS आप समझते हो ना, BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या करता है, क्वालिटी मेजर करता है, अलग अलग चीजों की क्वालिटी मेजर करता है, ठीक है। जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर, फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 2016 में एक्ट के तहत इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। ये थोड़ी थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्या करते हैं, जैसे जैसे आप ये समझो, जैसे ज्वेलरी होती है, गोल्ड की ज्वेलरी होती है या फिर सिल्वर की ज्वेलरी होती है, उसके ऊपर एक
BIS हॉलमार्क लगा होता है ना। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर एग मार्क लगा होता है। जब हम लोग कोई चिप्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, कुछ भी मंगाते हैं, तो उसके ऊपर ग्रीन डॉट होती है, ब्राउन डॉट होती है। ग्रीन डॉट का मतलब ये वेजिटेरियन है, ब्राउन डॉट का मतलब ये नॉन वेजिटेरियन, इसके अंदर मटेरियल यूज किया गया है ना। तो ऐसे ही जैसे आप कोई भी इंडस्ट्रियल सामान परचेज करते हो, घर का, किचन का, हेलमेट, बाइक, कुछ भी परचेज करते हो, तो उसके ऊपर ISI मार्क लिखा होता है ना। इको मार्क जैसे जो कि भैया कितना पोल्यूशन वो क्रिएट होता है, नहीं होता है। तो ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड है ना क्वालिटी के, ये BIS के द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिससे क्वालिटी मेंटेन होती है, ठीक है, जिससे क्वालिटी मेंटेन होती है। तो इसी के द्वारा अभी स्टैंडर्ड जो है वो बनाया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड 19,000 एंड 2022, जिसके तहत ये जो ई कॉमर्स कंपनी है वो अपने रिव्यूज की इंफॉर्मेशन सरकार को देंगी, जिससे कंज्यूमर को भी पता चले और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी सिस्टम के अंदर, राइट। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, ऐसा होना भी चाहिए था, बड़ा लेट से आया, पहले आना चाहिए था वैसे ये, बट एनीवेज देर से सही दुरुस्त आए तो सही कम से कम। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट के इतने बड़े लेवल पे सुसाइड को एज अ नेशनल प्रॉब्लम जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। ये भी काफी अच्छी बात है। अगर आप इंडिया की बात करें तो मोर देन 1 लाख लाइव्स आर लॉस्ट एवरी ईयर टू सुसाइड। 1 लाख से ज्यादा लोग इंडिया में हर साल सुसाइड करते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो है 15 साल से लेके 29 साल के बच्चों की बच्चे ही बोलेंगे हम, तो यंग लोग हैं, है ना, इनकी ज्यादा डेथ होती है। ये काफी गलत चीज है यहाँ पे। पिछले 3 सालों में सुसाइड का रेट इंडिया में इंक्रीज हुआ है, 10.2 से लेके 11.3 हो गया है पर 1 लाख पॉपुलेशन। इसमें आप एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कोविड का भी बोल सकते हो, है ना। कोविड की वजह से भी बहुत सारी चीजें हुई। सबसे ज्यादा जो कॉमन रीजन होता है सुसाइड करने का अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, वो होता है फैमिली प्रॉब्लम्स एंड इलनेस। फैमिली प्रॉब्लम में आपका डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी आ गई थोड़ी बहुत, और इलनेस, बीमारी की वजह से भी लोग करते हैं, राइट। तो ये तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस किया है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। ये एक टाइम बाउंड एक्शन होने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया लॉन्ग टर्म 15-20 साल, नहीं। इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम लोग इंडिया में 10% सुसाइड के रेट्स को कम कर देंगे। तो एक टाइम बाउंड है। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप लिए जाएंगे? ये वाले स्टेप लिए जाएंगे। एक प्रॉपर सर्विलियंस मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाएंगे हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें साइकियाट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, और जिन लोगों को मेंटल इश्यूज होते हैं उनको यहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा, राइट। ये चीज है। दूसरी बात, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वहां पे मेंटल वेल बीइंग के लिए आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर्स ऐड किए जाएंगे अगले कुछ सालों में, ताकि लोग, बच्चे जो है अवेयर हो जाएं। बहुत बार तो स्टूडेंट भी सुसाइड कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, फेल हो गए, प्रेशर की वजह से हैंडल नहीं हो पाया ना, वो भी कितनी खराब चीजें होती हैं, राइट। उसके अलावा मीडिया जो सुसाइड के केसेस को रिपोर्ट करती है वो भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें, तो मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में हम लोगों ने देखा था कितना इनसेंसिटिव जो है दिन भर बुलेटिन चला था न्यूज पे, है ना, वो TRP के लिए भयंकर तरीके से। तो वो इररिस्पॉन्सिबल जो मीडिया रिपोर्टिंग होती है उसको भी जो है यहाँ पे कम करना है। उसके अलावा सोसाइटी की भी हमें सपोर्ट चाहिए, और वो कम्युनिटी रेजिलियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, हल्का फुल्का सा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे, और एडिटोरियल कहता है कि भैया जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ द राम सेतु। देखिए हेरिटेज तो समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल टू अस, है ना, उसको हम लोग हेरिटेज बोलते हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी जिंदगी के लिए वो बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, उसे हम लोग हेरिटेज कहते हैं। जो हमारे कल्चर का पार्ट होता है, दैट इज वेरी, है ना, डिफाइन करता है चीजों को, दैट इज आवर हेरिटेज। जियो मतलब आप इसे ज्योग्राफी से जो है रिलेट कर सकते हो, तो ज्योग्राफिकल हेरिटेज बेसिकली जियो हेरिटेज, आप ऐसा कह सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम लोग राम सेतु की बात करने वाले हैं, ठीक है। राम सेतु की अगर जहाँ पे हम लोग बात करें तो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो है तमिलनाडु वाली साइड में जो है वो आपके आ जाता है रामेश्वरम, ठीक है, जगह का नाम रामेश्वरम है। और श्रीलंका वाली साइड में जो है वो आ जाता है थलाइवा मन्नार। तो इन जगह के बीच में ये जो आपको ब्रिज सा नजर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये जो ब्रिज है
इसे कहते हैं राम सेतु। ठीक है, अब इसकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। जो लोग रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बोलते हैं वो कहते हैं भैया प्रभु श्री राम ने इसको बनाया था जब सीता माता का हरण किया गया था श्रीलंका में रावण के द्वारा, तब इसको बनाया गया था। अलग अलग जो है लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हो सकता है, बट हमारा जो यहाँ पे कंसर्न है वो थोड़ा सा अलग है। पहले तो इसको थोड़ा जानेंगे कि पूरा ये है क्या मामला। तो बेसिकली सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल किया था जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया जाए, नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया जाए। अब उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, 10 तारीख का समय दिया है, मतलब 10 तारीख को ये किया था। अब सरकार ने इसके ऊपर वैसे जवाब दे दिया है, बट एनीवेज तो उन्होंने कहा कि भैया इसको नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करें कि ना करें। अब उसके ऊपर जो है यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा मामला आता है वो आता है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को लेके। इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप एनवायरमेंटलिस्ट भी कर रहे हैं और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रहे हैं सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को लेके। देखिए सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट क्या है आपको बताता चलता हूं। इसकी वैसे जो शुरुआत है, प्रपोजल है, इनिशियल प्रपोजल वो 1997 के अंदर आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, बट इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया गया था 2005 के अंदर। 2005 से ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अटका हुआ है मामला। 2007 में गवर्नमेंट ने इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा था कि भाई ये जो ये ब्रिज बना हुआ है ये किसी कोई मैन मेड ब्रिज नहीं है, ठीक है। और रामायणा एंड ऑल दैट इज ऑल मिथिकल स्टोरीज, दे वर नॉट द रियल कैरेक्टर्स। तो उसके ऊपर भी काफी प्रोटेस्ट हुआ था वहां पे। खैर तो ये 2005 का जो है सबसे मामला अटका हुआ है। इसमें होगा क्या, देखिए जो एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है ये काफी शैलो एरिया है, मतलब बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। ये आपका 3 फीट से लेके 30 फीट तक जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप ब्रिज बनाओगे, मतलब यहाँ पे अगर कनाल बनाते हो तो आपको यहाँ पे ड्रेजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने शैलो वाटर में तो शिप्स नहीं जा सकते। अभी शिप को क्या करते हैं, अगर अभी शिप को जाना पड़ता है, मान लो मुंबई से अगर विशाखापट्टनम जाना है तो पूरे श्रीलंका को क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ से शिप को निकालेंगे, बड़े बड़े शिप्स को निकालेंगे तो ड्रेजिंग करना पड़ेगा। ड्रेजिंग मतलब इसको खोदना पड़ेगा, है ना, रेत वहां से निकालना पड़ेगा, सैंड निकालनी पड़ेगी, सेडिमेंट्स को निकालना पड़ेगा ताकि ये शिप्स वहां से गुजर सकें, है ना। और वो जो सेडिमेंट्स आप निकालोगे उसको तो कहीं तो डालना पड़ेगा, वहीं तो आप उसको नहीं डाल सकते, कहीं और पे डालोगे उसको। तो ये प्रोसेस काफी कॉस्टली भी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो ये शैलो वाटर है, ठीक है, ये तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट जो है लाया गया था ताकि सामान को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। 10 आवर से लेके 30 आवर का जो है यहाँ पे समय आपका बच सकता है, सेव हो जाता है अगर आप ये चीजें चलती हैं। 2003 के अंदर एक स्पेस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया था IIM अहमदाबाद के द्वारा, और उसमें कई सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प ली गई थी, जिन्होंने कहा था कि भैया जो राम सेतु है ना, दिस इज नॉट मैन मेड, ये कोरल रीफ का ब्रिज है, ठीक है। मिलियंस ऑफ इयर्स पहले जब आइस एज हुआ करता था, और जो कि 11,000 के आसपास जो है खत्म हुआ था BC, उस आइस एज में क्या था कि ये जो लैंड है, क्योंकि ओशन का लेवल काफी नीचे हुआ करता था और यहाँ पे कई सारे कोरल डेवलप हो गए थे, ठीक है, आपस में छोटे छोटे कोरल डेवलप हो गए थे इस पूरी लैंड के बीच में। जब बाद में जब 11,000 के बाद में जब सी लेवल राइज होने लगा तो वो पानी में डूब गया और ये कोरल थोड़े से और ऊपर की तरफ उठ गए, जिससे आज जो है ये ब्रिज जैसा नजर आता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही अमेरिका के बहुत ही फेमस टीवी चैनल हैं, वहाँ पे जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उन्होंने नासा के साथ मिलके 10-15 सालों तक लगातार इन्वेस्टिगेशन किया और इन्होंने ये पाया कि ये जो ब्रिज है वो एक्चुअली मैन मेड है, मैन मेड है। ये मैं अमेरिका वाले उसकी बात बता रहा हूँ। इन्होंने बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया है और इनकी टीम ने एक्चुअल में जाके वहां पे स्टडी किया है। तो इन्होंने ये पाया है कि भाई ये जो स्टोन्स है ना वहां पे, और इनके नीचे जो सैंड है, जो सैंड है, सैंड के ऊपर ही तो बना है ना। उन्होंने का कहना है कि सैंड जो है ये नई सैंड है, न्यू, मतलब अराउंड 4,000 ईयर्स, लेकिन जो इसके ऊपर स्टोन है वो अराउंड 11,000 ईयर्स पुराने हैं। तो ये तो तभी हो सकता है जब किसी इंसान ने पहले वहां पे रेत डाला हो और उसके बाद उसके ऊपर स्टोन डाले हो। तो उन्होंने अपनी डिस्कवरी है, आप जाके यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो। बट एनीवेज, तो ये पूरा जो है मामला उस समय चल रहा था। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि भाई हर चीज आपको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचनी चाहिए, है ना। तो इसको
कंसर्न्स क्या क्या हैं, कंसर्न्स क्या क्या हैं। हालांकि हमारा जो CSIR है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च, इनका कहना है कि अगर आप लोग ये बना देते हो, कनाल यहाँ पे बना देते हो, प्रोजेक्ट को अगर पास कर देते हो, इसका कोई सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होने वाला है, ये उनका कहना है। बट मोस्टली लोग इससे अग्री नहीं करते हैं। देखिए, कंप्यूटर मॉडल ये सजेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे हाई वेव्स चलती हैं, हाई एनर्जी वेव्स चलती हैं, ठीक है, खासकर अगर साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं। अब जब साइक्लोन आएंगे तो क्या होगा, देखिए, क्योंकि आपको वहां पे ड्रेजिंग करनी पड़ेगी, उस सेडिमेंट को आपको वहां से रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करके आप सेडिमेंट को कहीं और डालोगे। लेकिन अगर साइक्लोन आ गया तो वो जो ड्रेज्ड मटेरियल है वो दोबारा से वहां पे आ सकता है, उस चैनल को बंद कर सकता है। और साइक्लोन्स यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फ्यूचर में और भी ज्यादा आएंगे, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। उसके अलावा जो शिप यहाँ से चलेंगे, निकलेंगे, ट्रेवल करेंगे, इस नैरो चैनल से ट्रेवल करेंगे, तो भैया उनकी वजह से जो एमिशन होगा तो वो तो एयर और वाटर को पोल्यूट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और मान लो गलती से कोई शिप वहां पे फंस गया, जैसे अभी सुएज कनाल के अंदर फंस गया था, तब तो हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। और मान लो अगर ऑयल स्पिल हो गया, तब तो वहां की पूरी इकोलॉजी ही भैया डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि इकोलॉजिकली भी ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। देखिए, 30,000 टाइप ऑफ स्पीसीज फ्लोरा और फोना यहाँ पे पाए जाते हैं, 600 टाइप ऑफ फिश यहाँ पे पाई जाती हैं, जिनमें से 60 फिश जो है वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका तो पूरा भैया रोजगार, पूरा जीवन ही फिश और इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो उनकी वो वाली दिक्कत हो जाएंगी। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो इसीलिए इसको जो है प्रिजर्व करना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो पूरा एरिया है ये हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसमें हमें यहाँ की जियोलॉजी, सोइल, लैंडफॉर्म वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाना है लीगल तरीके से। तो कहीं ना कहीं बायोस्फीयर रिजर्व को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। तो इनका ये कहना है कि भाई देखो, और सिर्फ इतना ही नहीं, राम सेतु की हम लोग बात करें तो जियोलॉजिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स, इट्स अ स्टोरी ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स। जब इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, है ना, तब वहां से जो है इंडियन प्लेट चली थी। एंड वंस अपॉन अ टाइम इन पास्ट इंडिया एंड श्रीलंका वाज द सेम लैंड मास, वहां से दोनों अलग हो गए। तो राम सेतु हमारे जियोलॉजिकल पास्ट का एविडेंस भी है, तो इसे भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए। तो रिलीजियस बेसिस पे हो, चाहे एनवायरमेंटल बेसिस पे हो, चाहे वो साइंटिफिक बेसिस पे हो, इकोलॉजिकल बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजियस हिस्टोरिकल बेसिस पे हो, राम सेतु को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको जान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर यहाँ से लिखने का मन है तो आप क्वेश्चन भी डेफिनेटली यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम लोग लिखें यहाँ पे दैट सेतु समुद्रम और राम सेतु प्रोजेक्ट needs to address the multiple challenges before going ahead. Discuss. सिंपल सा क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स, ठीक है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट और द राम सेतु प्रोजेक्ट नीड्स टू address the multiple challenges before going ahead. तो डिस्कस करना है, 10 मार्क्स के 150 वर्ड्स में है, ठीक है। कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास है दोस्तों, आपको मैं आई डोंट थिंक सो आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। ये डेटा प्रोटेक्शन बिल 2-3 दिन से लगातार हिंदू वाले दे रहे हैं, पता नहीं इनके पास न्यूज़ खत्म हो गई है। इसको हम लोग बाद में कभी देखेंगे। हालांकि हम लोगों ने इसको 2-3 दिन पहले अच्छे से किया था, बट ये बिल है, जब पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा दोबारा से इसको हम लोग तब पढ़ेंगे। उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला टॉपिक बहुत ही पुराना हो चुका है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे अभी तक, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो। और ये एक छोटा सा टॉपिक है, पॉलिटी वाले पर्सपेक्टिव से मन करे तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, और मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस के साथ। और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।